Hello friends and students, you are welcome at my YouTube channel English Grammar by N. Punya sir, especially for REIT, second grade, Air Force and Navy. As you know, we were talking about some basic concepts of English grammar and English language. In our previous videos, we have learned about word, clause, phrase and sentences. We were talking about last video on different kinds of sentences. अलग अलग वाक्यों के मुद्दे पर अपन चर्चा कर रहे थे और मैं आपको बता दूं अपन सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, क्योंकि यही जो बातें हैं ये आगे जाकर के अपने जो मेजर टॉपिक्स हैं उनमें बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो देखिए, अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। एक अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, यानी सेंटेंस के अर्थ के मुताबिक या फिर भाव के मुताबिक, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, देयर बिल्डिंग प्रोसेस, उनकी निर्माण प्रक्रिया या उनकी संरचना के अनुसार। तो लास्ट वीडियोस में अपन ने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अर्थ के मुताबिक वाक्य के जो प्रकार हैं, यद्यपि सिंपल बातें हैं, लेकिन आगे जितने भी अपने मेजर टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो उनके अंदर ये बातें बहुत ही कारगर साबित होने वाली हैं। तो आज अपना जो बेसिक वीडियो है या जो बेसिक ग्रामर पे जो वीडियोस हैं वो समाप्त हो जाएगा और कल से अपन कोई पर्टिकुलर जो ग्रामेटिकल टॉपिक है उससे अपन शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कल जो अपन पढ़ रहे थे सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, और उसमें अपन ने चार प्रकार के सेंटेंस देख लिए थे: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव। और आज जो हमें देखना है वो अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग के अंदर एक लास्ट प्रकार बचा है और वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और उसके बाद अपन देखेंगे सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, और वो है अपने पास तीन प्रकार के: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। अपने पांचवें प्रकार का जो सेंटेंस था, जहां पे अपने लास्ट वीडियोस अपन ने खत्म किया था चार प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में पढ़ करके, और पांच जो लास्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग है वो है अपने पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेम उसी प्रोसेस में पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंसेस हैं ये होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या होता है, और खास करके ये कौन सी एक्सप्रेशन अभिव्यक्त करते हैं या कौन सी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, और इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। ये कुछ बातें हमें प्रत्येक सेंटेंस के अंदर हमें सीखनी है। तो देखिए, ये होते क्या है। These sentences express the strong feeling, the strong and sudden feeling. These sentences express the strong and sudden feelings of surprise, sorrow, joy or happiness, and applaud. Apart from these sentences are also express the sense of regret,
ये क्षमा याचना का भाव भी प्रकट करते हैं। तो ये वो सेंटेंस हैं जो कुछ प्रभावशाली भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, जिनके अंदर आश्चर्य का भाव, दुख, सैडनेस, बेचैनी का भाव, जॉय, हैप्पीनेस, दैट मीन्स खुशी का भाव, एंड अपलाड, दैट मीन्स प्रेज, प्रशंसा का भाव, किसी की तारीफ करना। अब पांचों प्रकार के सेंटेंस की अगर मैं थोड़ी सी समराइज करूं, पांचों प्रकार के सेंटेंस के बारे में अगर कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे थोड़ा थोड़ा मैं इनमें जो डिफरेंस है वो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें जो एक्सप्रेशंस थी, उसमें जो फीलिंग्स थी, वो जस्ट ओनली स्टेटमेंट, क्लेम, इंफॉर्मेशन, यानी वो सीधे सरल वाक्य होते हैं। उनमें कोई व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष की जो सूचना है उनसे अवगत कराया जाता है, कोई किसी का कथन होता है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उनमें नहीं होती। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें इंटेरोगेशन होता है, सिर्फ सवाल किए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पिछले वीडियोस में अपन ने इनको क्लियर कर दिया। इंपेरेटिव जो सेंटेंस हमने पढ़े थे, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर द सेंस ऑफ कमांड और ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस का भाव होता है। उसके बाद अपन ने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर ब्लेसिंग, विशिंग एंड कर्सिंग, यानी आशीर्वाद, शुभकामना और अभिशाप का जो भाव है वो निहित होता है। तो इसी प्रकार असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव और इंपेरेटिव, ये चार पढ़ने के बाद अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अपन बात करें तो इसके अंदर जो सेंस होती हैं वो उन चारों से भिन्न होती हैं। इस प्रकार के वाक्यों में आश्चर्य, दुख, तकलीफ, खुशियां और प्रशंसा के भाव खास करके एक्सप्रेस किए जाते हैं, अभिव्यक्त किए जाते हैं। अब अपना अगला सवाल है, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दीज सेंटेंसेस। इस प्रकार के वाक्यों को अपन पहचान कैसे पाएंगे? इस प्रकार के वाक्यों की पहचान क्या होती है? तो देखिए, वैसे कोई पर्टिकुलर किसी सेंटेंस की कोई पहचान नहीं होती, क्योंकि जब अपन वाक्य को पढ़ते हैं और जब उनको एसिमिलेट करते हैं, जब उनको अपन उनके भाव के अर्थ को या उनकी मीनिंग को समझ पाते हैं, अंडरस्टूड होते हैं सेंटेंस के मीनिंग से, तब सेंटेंस का अपने आप पता लग जाता है। लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को अपन कैसे पहचानेंगे? एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं इनकी पहचान अपन कैसे करेंगे? तो देखिए, इनकी पहचान बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देयर विल बी द नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी आपको निश्चित तौर पर इंटरजेक्शन मिलेगा, जिसको अपन हिंदी में विस्मयाबोधक चिन्ह कहते हैं, यह आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा देयर में बी ऑल्सो सम related words of their feelings। ऐसे सेंटेंस के अंदर भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाले शब्द भी दिए हुए हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें अपन जॉय और हैप्पीनेस, यानी आनंद या खुशी का भाव प्रकट करने के लिए आपको शब्द मिलेगा। यहां हर एक पर्टिकुलर वर्ड है जो कोई न कोई फीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगर खुशी की बात करें तो आपको एक वर्ड मिलता है हुर्रा, HURRAH, और इस शब्द के जस्ट बाद ही
जो रिलेटेड वर्ड आता है उसके जस्ट बाद आपको इंट्रोडक्शन मिलता है। तो खुशी को अभिव्यक्त करने के लिए आपको बुरा शब्द मिलता है, और बात अगर करें सैडनेस की या फिर सोरो, दुख या तकलीफ का भाव अभिव्यक्त करने के लिए आपको शब्द मिलता है अलाश। इसके अलावा बेचैनी, तकलीफ, रिग्रेट ऐसा भाव प्रकट करने के लिए आपको ओ या फिर ओ गॉड ये वर्ड भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड वर्ड है, ये भी आपको सैडनेस, रिग्रेट अपन कह सकते हैं, सोरो अपन कह सकते हैं, रिग्रेट या सोरो। तो उसके लिए ओ गॉड ये वर्ड आपको मिल सकते हैं। और जो प्रेज है, प्रशंसा जिसे अपन कहें, अपलाड जिसे अपन कहें, इसका भाव अभिव्यक्त करने के लिए आपको वर्ड मिल सकता है ब्रेव। तो देखिए ये कुछ इनकी पहचान हुई। थोड़ा सा आपको डिटेल से बता दूं कि बाय द वे कई बार ये वर्ड अगर नहीं भी दिए जाते हैं तो उनके अंदर भाव है वो दुख का, तकलीफ का, खुशी का, प्रशंसा का, आत्मगलानी का ये भाव प्रकट होता है। ऐसे वाक्यों के लास्ट में आपको इंटरजेक्शन यानी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको लगा हुआ मिलेगा। इनके अलावा लगभग ऐसे वाक्यों के अंदर रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे बुर्रा ये आपका खुशी का है, अल्लास तकलीफ का है, ओ या ओ गॉड रिग्रेट का है, बड़े वो अपलाड यानी प्रशंसा का है। ये शब्द आपको वाक्य में मिलेंगे और इनके जस्ट बाद आपको इंटरजेक्शन मिलेगा। और इसके अलावा आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए आपको दिया हुआ होगा वोट प्लस एडजेक्टिव या फिर हाउ के साथ एडजेक्टिव। अगर इस प्रकार से वाक्य शुरू हो रहा है तो आप ध्यान दोगे कि ये WH वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, ये WH वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और मैंने आपको एक शर्त बताई थी जब अपन ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है उसका प्रयोग हमेशा ही सब्जेक्ट से पहले होगा, चाहे तो वो हेल्पिंग वर्ब से यस नो टाइप हो या फिर WH वर्ड टाइप ही क्वेश्चन क्यों ना हो। लेकिन ऐसे वाक्यों के अंदर आपको वोट के बाद आर्टिकल मिल सकता है, फिर सीधा एडजेक्टिव, हाउ के बाद सीधा एडजेक्टिव। अगर हेल्पिंग वर्ब ऐसे वाक्यों में होती भी है तो लास्ट में होती है। और ऐसे सेंटेंस के लास्ट में इंटरोगेशन नहीं होता है, लास्ट में यही नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको लगा हुआ मिलेगा। और ये जो सेंटेंस हैं ये सरप्राइज का भाव अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखिए कुछ जैसे सीधा सेंटेंस है अल्लाह, पता लग गया यहीं से ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। माय डियर फ्रेंड इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। यहां फुल स्टॉप लगा है, इंटरजेक्शन यहां नहीं लगा क्योंकि इंटरजेक्शन यहां आ गया। ये जो रिलेटेड वर्ड है और ये रिलेटेड वर्ड आपको पता है लास्ट सोरो का है, दुख का है, तकलीफ का है, तो इंटरजेक्शन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जस्ट इसके बाद आ गया। और फिर जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो इनका जो भावार्थ है, इसकी जो फीलिंग्स हैं, इसकी जो सेंस है, उसको देख करके, उनको पढ़ करके, उसको समझ करके भी आप बता सकते हो कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है अल्लाह, ओहो दुखद। माई डियर फ्रेंड इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मेरा प्रिय मित्र इस दुनिया में नहीं रहा। और सबको पता है कि ये दुखद बात है, दुखद समाचार है, दुखद कथन है, और इसमें सेंस या फीलिंग्स भी तकलीफ और दुख की है। और ऐसी सेंस देने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही कहलाते हैं। तो आप इनको एसिमिलेट करके, इनके भाव को आत्मसात करके भी आप समझ सकते हो, या फिर आपको एक संकेत भी ऐसे वाक्यों की पहचान के रूप में मिला है।
या भी मैं कहूं माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, हुर्रा, वी हैव reached our destination, we have reached our target, we have reached our aim. मित्र ने कहा, वाह, हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। या फिर जैसे इस प्रकार का सेंटेंस देखें अपन, हुर्रा, we have won the match, कि आहा, हम मैच जीत चुके हैं। तो यहां इससे स्पष्ट पहचान हो रही है, यहां यह पता लग रहा है कि खुशी का भाव है, आनंदित होने का भाव प्रकट हो रहा है, यहां तकलीफ का भाव प्रकट हो रहा है। तो इनके अर्थ से तो पता लग ही रहा है, साथ में ये जो रिलेटेड वर्ड हैं ये भी हमें इनकी पहचान करा रहे हैं। या फिर जैसे अपन देखें, किसी ने कहा, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश, आपने बहुत अच्छा किया। दैट मीन्स इन दिस सेंटेंस द सेंस और फीलिंग्स ऑफ प्रेज, यहां किसी की तारीफ की जा रही है, किसी की प्रशंसा की जा रही है। तो आपने बहुत अच्छा किया, तारीफ है, और साथ में आपको रिलेटेड वर्ड भी जो है वो मिला है। अब देखिए कुछ सेंटेंस जो प्रशंसा के होते हैं, और ऐसे सेंटेंस जिनमें आश्चर्य का भाव प्रकट होगा। वो सेंटेंस जिनमें आश्चर्य क्यों? क्योंकि इसके अंदर फीलिंग्स खास करके कौन सी होती हैं? खुशी की, तकलीफ की और प्रशंसा की और आश्चर्य की। जो आश्चर्य से जो वाक्य आपके बने होते हैं वो मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इंटरजेक्शन लगा लास्ट में, सीधी सी बात है, लास्ट में इंटरजेक्शन लगा है, कोई इंटरोगेशन नहीं लगा है। और WH वर्ड के ठीक बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब भी दिखाई नहीं दे रही है। अर्थ क्या है इसका? व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, प्रश्न नहीं है, कितना सुंदर फूल है, ओहो क्या गजब का फूल है। दैट मीन्स द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। या फिर कहें हाउ सैड दैट स्टोरी, कितनी दुखद है वह कहानी। तो ये हाउ से, वोट से ये सेंटेंस बन रहे हैं, याद रखिएगा। या फिर जैसे हाउ फास्ट द कार इज रनिंग, या फिर मैं कहूं व्हाट एन ऑनेस्ट पर्सन ही इज। ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं इन सब में सरप्राइज है। तो ये व्हाट और हाउ से बनते हैं। व्हाट या हाउ से बने वाक्यों के ठीक बाद आपको कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव नहीं है, और लास्ट में आपको इंटरजेक्शन मिलेगा। तो ये थे अपने पांचवें प्रकार का सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो वी हैव रीड अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। चलिए अभी अपन बात करते हैं, क्योंकि अपन सिर्फ बेसिक देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें हमारे कहां काम में आनी है, जब हम इनको एनालिसिस करेंगे, या फिर जब इनका सिंथेसिस करेंगे,
या फिर जो सेंटेंसेस हैं इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू ईच अदर, आपस में जब इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, जैसे कि निगेटिव से इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव से सिंपल बनाना है, असर्टिव बनाना है, इस प्रकार से। और दूसरे प्रकार के जो सेंटेंस अपने थे, क्योंकि अभी जब हमने जो पढ़े हैं ये हमने पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकेंड पार्ट, द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर बिल्डिंग प्रोसेस। वाक्य निर्माण के अनुसार या वाक्य संरचना के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, वाक्य संरचना के अनुसार, वाक्य निर्माण के अनुसार, अपने ढांचे के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं देखिए 3 प्रकार के सेंटेंस। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंस, 2 कंपाउंड सेंटेंस और 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जो सेंटेंस है ये खास करके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट एग्जाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर अपने पूरी प्रोसेस समझ में आ जाती है तो लैंग्वेज अपने लिए इजी बन जाती है। तो इनको अगर डिटेल से पढ़ा जाए तो ये काफी लंबे चौड़े हैं, यद्यपि ये अब हमारे लिए इजी भी है, क्योंकि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम क्लोज के टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरा वीडियोस देखा हो, क्लोज के टॉपिक के अंदर हमने इन तीनों प्रकार के सेंटेंसेस की चर्चा की थी। क्यों? क्योंकि सिंपल जो सेंटेंस है आपका, सिंपल जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस इज ए रेगुलर सेंटेंस एज द इंडिपेंडेंट क्लोज। कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कौन से होते हैं? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर भी 2 क्लोज होंगे, 2 सेंटेंस होंगे, बोथ विल बी इंडिपेंडेंट, दोनों ही स्वतंत्र होंगे। और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यहां एक आपको प्रिंसिपल या मेन क्लोज मिलेगा और बाकी सारे के सारे डिपेंडेंट क्लोज मिलेंगे। खैर देखिए, इन तीनों का एक उदाहरण के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो मेजर टॉपिक है, जिसके बारे में अपन आगामी वीडियोस में पढ़ेंगे, इसका मेजर टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन द सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू डायरेक्ट सिंपल, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, इस प्रकार से। ये ऐसे वीडियोस हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब खास करके सेकंड ग्रेड के अंदर मेजर रूप से पूछे जाते हैं। खैर फिलहाल हम सिर्फ बेसिक देख रहे थे, मैं आपको इन तीनों को डिफाइन कर दूं और इनके एग्जाम्पल के साथ इनका अर्थ से आपको वाकिफ करा दूं। तो एक एग्जाम्पल से मैं इनकी शुरुआत कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं तीनों ही प्रकार के सेंटेंस में एक ही सेंटेंस से कन्वर्ट कर रहा हूं। मान लीजिए यहां मैं कहूं आई वेंट टू मार्केट टू बाय और परचेज माई क्लोथ्स। दिस इज द सिंपल सेंटेंस। ये आपका सिंपल सेंटेंस है। क्यों ये सिंपल सेंटेंस? इसलिए है, देयर इज ए सब्जेक्ट एंड ए पर्टिकुलर वर्ब। इस वाक्य के अंदर एक ही कर्ता है और एक ही फाइनाइट वर्ब है। जिस सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और उसके लिए एक फाइनाइट वर्ब आए और अपना कंप्लीट अर्थ दे, वही सिंपल सेंटेंस है। इसका मतलब ये एक प्रकार से इंडिपेंडेंट क्लोज है, जो आपने क्लोज के टॉपिक में पढ़ा था। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो। अब देखिए, इसी को अगर मैं कंपाउंड में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट एंड I
bought my clothes. This is the compound sentence. आप इन्हीं से इसका अर्थ भी समझ जाओगे और कन्वर्ट करने का तरीका भी। बाकी ये लंबी प्रोसेस है, अपन ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। आई वेंट टू मार्केट, आपका एक ये सेंटेंस हुआ और दूसरा है एंड बोट माई क्लोथ्स, एक ये सेंटेंस हुआ। जब अपन सेंटेंस के बारे में अपन ने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि एक खास बात होती है, एक सेंटेंस के मेजर पार्ट जो होते हैं वो दो ही होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट कैन बी हिडन और मेंशन, सब्जेक्ट को छुपाया भी जा सकता है, उसका वर्णन भी किया जा सकता है। यहां पे जैसे अगर ये सीधा मैं ये कहूं कि आई वेंट टू मार्केट एंड बोट माई क्लोथ्स, इसका मतलब यहां आई छुपा हुआ है, एंड आई बोट माई क्लोथ्स। अब इसमें दो सेंटेंस बन गए, दो सेंटेंस बन गए। आई वेंट टू मार्केट, इसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपनी एक वर्ब है। आई बोट सम क्लोथ्स, इसका अपना एक सब्जेक्ट है, अपनी एक फाइनाइट वर्ब है। ये एक अलग बात है कि ये कोऑर्डिनेशन कंजक्शन से जुड़ गया है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या हुए? कंपाउंड सेंटेंस वो हुए जिसमें दो या दो से इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज होते हैं जो आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। एक को हटा लिया जाए तो दूसरे की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। यानी इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये कनेक्टेड होते हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंजक्शन से, लेकिन अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। दोनों का अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक प्रेडिकेट यानी फाइनाइट वर्ब होती है। और इसी एग्जांपल से अगर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर आऊं तो देखिए, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट वेयर आई बोट सम और माई क्लोथ्स। यहां पर आपको इससे भी अलग ही मिलेगा। ये आपका एक क्लोज है, आई वेंट टू मार्केट, मैन क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, आत्मनिर्भर है, अपना पूरा अर्थ दे रहा है। इसका ये सब्जेक्ट है, ये इसकी फाइनाइट वर्ब है। मैं बाजार गया, अगला वाक्य कह रहा है वेयर आई बोट माई क्लोथ्स, जहां मैंने मेरे कपड़े खरीदे, जहां मैंने मेरे कपड़े खरीदे। अगर आप इस अकेले का अर्थ लेना चाहते हो, जहां मैंने मेरे कपड़े खरीदे, कहां की बात कर रहे हैं, आपके तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप इस क्लोज पे वापस नहीं आओगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो हुए जिसमें एक मैन क्लोज होगा और बाकी एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लोज होंगे, और वो सब ऑर्डिनेट जो क्लोज हैं वो मैन क्लोज पर निर्भर करेंगे। और ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है ये फिर तीन प्रकार का बन जाता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो इनकी जो डिटेल स्टडी है वो अपन कल के वीडियो में देखेंगे, और कल का जो वीडियो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद अपन पर्टिकुलर ग्रामेटिकल टॉपिक पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।